बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे भी कहेंगे आपको खुश आमदीद और जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको यौम तशक्कुर की मुबारकबाद देंगे। तो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये साबित करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, आज हम सब मिलकर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। क्या बात है। और ये जो आपने शेर सुनाया है बहुत ही खूबसूरत कि मोमिन जो है ना, अगर हल्का यारा में बैठा हो तो वो रेशम की तरह नर्म होता है, लेकिन जब जंग का मैदान हो, हक व बातिल की लड़ाई हो, तो उसके अंदर फौलाद की तरह होता है मोमिन। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं। और अब तो ये साबित भी कर दिया हमारी पाक अफवाज ने, और सिर्फ पाक अफवाज ने नहीं, जिस तरह हमारी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही है अपनी पाक अफवाज के साथ, तो वो बुनियानुम मरसूस बन के खड़ी हुई है। बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार, आहनी दीवार बनकर हम खड़े रहे हैं। तो बेशक आज का दिन जो है वो यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाना चाहिए था और मनाया जा रहा है। आज दिन का आगाज जो है वो तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की, जबकि चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की ज़ात का, अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र कि आज हम इतने मुश्किल वक्त से निकलने के बाद और इतने मुश्किल वक्त से इतना प्रोफेशनली निकलने के बाद आज उसकी ज़ात के सामने हम सजदा शुक्र बजा लाते हैं। और क्या खूब दिन का इंतखाब किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, कि हम अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद रहे। और एक अच्छे सच्चे मुसलमान और मोमिन की निशानी यही है, जो हम सब बनने की कोशिश करें और करते रहते हैं और करते रहने चाहिए, वो ये है कि हम अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ रहें। अगर उसने हमें कामयाबी अता की है तो सरकशी ना करें, और अगर मुश्किल वक्त अता किया है तो नाशुक्री ना करें। बेशक, तो आज यकीनी तौर पे उसने हमें एक अच्छा वक्त अता किया है, तो इसमें हम आजिज़ी के साथ उसका शुक्र अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे वक्त, एक तो जंग का सामान दोबारा से ना हो, लेकिन जब भी दुश्मन हमें आजमाए या जब भी वक्त हमें आजमाए, हम इंशाअल्लाह उसकी तवक्कुआत पे पूरा होता है इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से जिक्र किया गया, और बनता भी है, ये ज़रूरी भी होता है, जो भी हुक्मरान हो किसी भी मुल्क का, अगर आपने जंग जीती है, इसके बावजूद जीती है कि आप जंग नहीं चाहते थे और आपने जवाब दिया, अपना डिफेंस किया, एंड देन रिटेलिएट भी किया और अपनी कौम का सीना फ़ख्र से चौड़ा भी किया, तो उसके ऊपर ये बताना तो बनता है कि हमने आपको कहा था कि ये मत कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आपको सुनवाते। ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। आपने अपने JF-17 और दूसरे जो आपके चाइनीज शनाख्ती जहाज़ हैं, उसके साथ आपने राफेल को जो आपने निशाना बनाया है। और कल पहली दफ़ा हमने अपने वो हीरोज़ भी देखे, अगर आप फॉलो करें सोशल मीडिया को, जो कि हमारी वो टीम जिसने सबसे पहले बुनियानुम मरसूस के अंदर अपना रोल प्ले किया। कराची का सबसे पहले जिक्र करते हैं यौम तशक्कुर के तनाजुर में, और यहाँ पे मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की बावकार तकरीब मुनक्किद हुई है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार के ऊपर हाज़िरी दी गई, और जितने भी इस तरह के अहम मकामात हैं, चाहे वो मज़ार कायद हो, मज़ार इकबाल हो, हर जगह पर शहदा के जितने भी मज़ारात हैं, वहाँ पर जाकर इनको याद भी किया जा रहा है, यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा है, और एक पैगाम भी एक तरह से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि हम अपने शहदा को भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी तारीख है, और अब भी जितने भी शहदा हमारे इस जंग के भी हैं, इस एक मार्के के भी हैं, उन सबको हमने याद रखा है और खिराज तहसीन पेश किया है। एक तो ये कि DGMOs के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट रब्ता हुआ है, हमने तबसरे की तरफ जाना है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, इस वक्त हॉटलाइन के ऊपर रब्ता हुआ है, बुध को हॉटलाइन के जरिए एक्चुअली रब्ता हुआ। सीज़ फायर को बरकरार रखने का फैसला किया गया 18 मई तक फैसला हुआ कि सीज़ फायर बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा कल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने सेनेट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की, जिसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स की जानिब इशारा किया, बताया कि उनके कहाँ कहाँ राब्ते हुए, किस किस सरबराह मुमलिकत ने या सेक्रेटरी स्टेट
आपने उनसे रब्ता किया और क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। अब देखना है कि भारत किस हद तक कशीदगी की तरफ जाता है या फिर अमन की तरफ आता है और फिर इंडस वाटर ट्रीटी समेत चीज़ों पर कैसे बात होती है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। उनसे तरह इस मामले पर राय ले लेते हैं कि वो क्या। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, ठीक ठाक। अच्छा, स्पीच सबसे पहले जो सागदार साहब की थी, बड़े इंपॉर्टेंट नुकात। एक तो कुछ जो अपने हमारे सियासी उनके मुखालिफिन हैं उनको उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जो भारतीय जो प्रोपेगेंडा है उसको उन्होंने कल डिस्पर्स किया। आप कैसे देख रहे हैं उनकी स्पीच को, क्या एनालिसिस है आपका मौजूदा सूरत हाल की? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जैसे आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं पूरी कौम, तो यौम तशक्कुर तो वही मनाते हैं जिनका अपर हैंड होता है। तो लिहाजा नंबर 1 के कैटेगोरिकली एंड क्लियरली पाकिस्तान की जीत हुई है और उसके लिए हम जहां अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम अपनी मुसल्लह अफवाज जवानों पूरी कौम का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इत्तेहाद से और अपनी टेक्निक से, महारत से, प्रोफेशनलिज्म से, जिनको बड़ा गुरूर था उनका गुरूर खाक में मिला दिया। सबसे मिजाह को भी साथ साथ रखा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरूर था ना, वो कहते थे कि हम जब चाहें जो भी कर दें, पाकिस्तान को रोन दें। तो पाकिस्तान ने ना चने जो है चबवा दिए उनको, जो है ना लोहे के चने पाकिस्तान साबित, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट कल स्पीच में कहेगी, इंडिया ये स्पिन दे रहा है कि जी सीज़ फायर पाकिस्तान ने बेग की, पाकिस्तान उधर गया। तो वेरी कैटेगोरिकली नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ये बता रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे 10 तारीख को सैटरडे को जब पाकिस्तान ने वो बराबर करके रख दिया था, उधर उधमपुर आदमपुर से लेके पठानकोट, अखनूर, उड़ी, राजवड़ी सब बराबर कर दिए थे। तो उस वक्त इट वाज इंडिया जिसने अमेरिका से कहा कि भाई सीज़ फायर के लिए हम तैयार हैं। और इसकी सेकंड एविडेंस ये भी मिलती है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी दिन में कहा कि अगर पाकिस्तान मान जाए तो फिर हम तैयार हैं। सो जो बात इसहाक़ डार साहब कर रहे हैं कि मार्को रूबियो ने सुबह 8:30 बजे कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई वो इंडिया तैयार है, तो आप बताएं। इन्होंने कहा हम तो पहले ही अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान तो अमन चाहता है, तो और मारने फिर हो जाते हैं। अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ज़ाहिर है उधर से ज़ख्म तो वो चाट रहे हैं बैठ के, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ सदर ट्रंप ये बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में, उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सीज़ फायर बरकरार है। इट मीन्स कि वो मसलसल उसको सपोर्ट नहीं दे रहे बल्कि हाईलाइट भी कर रहे हैं कि देखो यार हमने अमन करा दिया। पराचा साहब, आपको लगता है कि कंटिन्यूसली मार्को रूबियो हो गए या जेडी वैंस हो गए, वो इस वक्त कांटेक्ट में होंगे, स्पेशली सीज़ फायर के दौरान भी, और ये जो DGMOs का राब्ता हुआ है इसमें भी बात की गई कि अभी मिलिट्री सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट हैड टू कम टू द पॉलिटिकल टॉक्स। उसमें कितना वक्त लग सकता है या उसमें भी कोई चैलेंजेस आएंगे? 3 ट्रैक्स हैं। नंबर 1, एक तो NSAs के ऑफिस के दरमियान रब्ता हुआ है। NSA मीन हमारे DGISI आपके बराबर जी। और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, जो कि पॉलिसी चला रहे हैं 2014 से। दूसरा जो ट्रैक है वो ये वाला है DGMOs का, ये 3rd रब्ता था और अभी 18 को फिर होना है, मीन परसों। तीसरा ट्रैक वो इनडायरेक्ट है कि हम सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, सऊदी अरब हमसे बात कर रहा है, फिर सऊदी अरब इंडिया से बात कर रहा है, इरानियंस हमसे बात कर रहे हैं, फिर इंडियंस से बात कर रहे हैं, फिर दोबारा बातचीत हो रही है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सदर ट्रंप अपने पहले ओवरसीज़ दौरे पे हैं। अब की बार जो ट्रंप मिली है उनको, वो बड़ी अहमियत के मौज़ूआत साथ लेके चले। उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, अमेरिका टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसमें अगर वो रोज़ाना बार बार वो पाकिस्तान इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो जो आपने बात की वो सिस्टम पूरा उनको फीड कर रहा है बैठ के। और वो बहुत सारे जब डिप्लोमेटिक लेवल पे काम होता है बहुत सारा, मसलन एम्बेसीज रब्ता करती हैं, फिर वो जो डिप्लोमेटिक सर्किट है उनमें डिस्कशन होती है। G7 का एक लेटर आया था, G7 ने जंग के दौरान कहा था कि आप सीज़ फायर करें दोनों मुल्कों से। G7 एम्बेसडर्स का यहाँ इजलास हुआ था और उस वक्त भी हंगामी तौर पे। हाँ। अच्छा, एक स्टोरी आ रही है हमारे पास, वो ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो अंदरूनी सियासत की उससे ख़तरा है
कि जो सीज़ फायर है ये टूट जाएगा। और मज़ीद दोनों ने व्यूअर्स ये कहा कि अगर सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो न सिर्फ ये खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा, और मुज़ाकरात में जो मसला कश्मीर है इसका शामिल होना एक बड़ी कामयाबी है। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी तनाज़ात हैं इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उनका हल मुज़ाकरात से निकले, इंक्लूडिंग कश्मीर इशू है, सिंध तास माहिदा है या दीगर मसाइल है, इस सब पे बात होनी चाहिए। स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या समझते हैं? बिलावल हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर ऑन BBC CNN पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया उन्होंने। आपका क्या टेक है? बिलावल का खदशा किस हद तक है और बजा है ये जो सीज़ फायर के हवाले? खदशा तो बजा है, क्योंकि जो प्रेशर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पे आया है, अब वो कितना इस प्रेशर को सस्टेन करते हैं, उनको सियासी कीमत तो देनी है। ही हैज़ टू रीपे द पॉलिटिकल कॉस्ट। और वो क्या है, उसके फोरम है, एक तो पूरा मिट्टी पलीत हो गई उनकी, और पूरा मीडिया हर फोरम पे मीडिया, आजकल तो मीडिया है ना, बेशक वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ मोदी साहब, वो शेर अब्दुल खान मरवत कहते हैं ना, बढ़ गए, तो मोदी साहब बढ़ गए। नंबर 2, कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, उठाया है चीज़ों को, पहले राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब ये है कि कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ क्लब होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जिस काम के लिए प्रोबेबली ये सारा फॉल्स फ्लैग हुआ था बिहार के इलेक्शन के लिए, अब अगर हारा हुआ शख्स जाएगा एड्रेस करने के लिए, तो इमेजिन नीचे क्या नारे लगेंगे। हारा हुआ शख्स कहेगा कि मेरे हाथ में भारत की कमान दो, लोग तो पूछेंगे अरे आप तो डिफेंड नहीं। उसने तो जीत का इम्पैक्ट दिया, वो तो अपनी स्पीच में भी आके उन्होंने, लेकिन उस रिटेलिएशन से पहले दिया जो पाकिस्तान की जानिब से की गई। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, अभी जो स्पीच उन्होंने पोस्ट वॉर की, आपने आंखें नहीं देखी थी उनकी? मतलब हम लोग मैं वही कह रहा हूं, क्या उनकी आवाम कन्विंस है इस बात पे? उन्होंने जो भी इम्पैक्ट देने की कोशिश की, लेकिन कैसे झुठलाएं हम आलमी मीडिया को जो कह रहे हैं कि राफेल गिरे हैं, कैसे झुठलाएंगे वो भारतीय मीडिया को जो अब क्वेश्चन कर रहा है कि आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, पुलवामा के वक्त कहा था कि राफेल होता तो पता नहीं हम क्या कर देते। वो राफेल 1 2 3 4 5 6 अच्छा, कल इमरान की बात कर रहे थे और वाकई में अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि वाकई में उनकी जो आवाम है ना, वो समझती है कि बॉलीवुड ही चल रहा है, और जो उनकी गवर्नमेंट उनको बताती है नहीं, अब फाइटर मूवी चल रही है, अब नहीं चल रहा ये। मैं आपको बताऊं, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 2005 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी स्लोगन दिया था इन्होंने, शाइनिंग इंडिया। हालांकि 5-10 हज़ार फार्मर्स ने सुसाइड्स की थी वहाँ हैदराबाद में, ऊपर वाली स्टेट्स पे। ये बिल्कुल कांग्रेस को यकीन नहीं आ रहा था, जब मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म बने तो कांग्रेस जीत गई थी। ये लोगों के लिए जो भी मैसेज करें उस गोदी मीडिया के ज़रिए या जो चैनल इनके साथ हैं कारपोरेट सेक्टर वाले, लेकिन अब की बार नहीं। ये जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार, वो आके 250 भी पूरे, और अब की बार मोदी सरकार सिर्फ हार, मुंह के बाहर, मुंह के बाहर। एक और अपडेट आ रही है, वो भी बता देते हैं, वो ये कि भारत शिकस्त से 2-4 तो हुआ ही है, लेकिन मैं ना मानूं कि रट जो है उसकी अभी भी बरकरार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने कहा है कि सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल है और मुअत्तल रहेगा। मुआहिदे के सालिस यानी कि वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और आबी माहिरीन पहले ही कह चुके हैं कि मुआहिदे में मुअत्तली की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो पराचा हमें नजर आ रहा है SJ शंकर की जानिब से या इंडिया की तरफ से, वो यूनिलैटरली कह रहे हैं कि भाई हम तो मुअत्तल कर देंगे, हालांकि इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं ना मानूं कि रट इंडिया की ये कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है इस तरह के मुआहिदे पर? टॉक से पहले कोई भी हो वो अपनी पोजीशन हार्ड रखते हैं ताकि टेबल पे जाएं। तो फिर मैं आपको सदर ट्रंप या सेक्रेटरी मार्को रूबियो या वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की तरफ जाऊंगा। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट में मसलसल एक बात करें, तो यू कैन इमेजिन के ग्लोबल पावर के नज़दीक एजेंडा कितना अहम है। और आज इस्लामाबाद में एक और विजिट है, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पावर्स कितनी कंसर्न्ड हैं। ये नहीं हो सकता
कि दुनिया को नरेंद्र मोदी कहे कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अगर वो पाकिस्तान को ये नहीं कह सका कुछ तो दुनिया को कैसे अच्छा, कहेगा? ये तब्दीली आपको पॉलिसी के अंदर नजर आ रही है ट्रंप की या रिपब्लिकन की गवर्नमेंट की? क्योंकि स्टार्ट में हमें याद है जेडी वैंस बार बार ये इंटरव्यूज में कहते रहे कि हम नहीं चाहते कि दरमियान में पड़े या सालिसी का किरदार निभाएं, लेकिन अल्टीमेटली उनको आना ही पड़ा। तो ये तब्दीली आपको क्या लगता है किस वजह से आई? सदर ट्रंप जो बातें कर रहे हैं इट मीन्स के कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं है इन हिज माइंड। वो कंसिस्टेंटली इस मामले पे सोचते रहे हैं, मसलसल सोचते रहे हैं। देखिए ना, वो तो ये कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि आपस में तिजारत करें, हाउ कैन इंडिया से नो टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते रहे कि मार्को उठो, इनको खाना वाना खिलाओ यानी दे मैं ये कहना रहा, पता नहीं मेन्यू क्या होगा उस टेबल का जिसमें ट्रंप, पाकिस्तान और इंडिया बैठे। मेन्यू जो भी हो, लेकिन एक अच्छा वॉकवे होगा, उस जगह का नाम भी छोड़ें, वॉकवे अच्छा होगा, पानी होगा इधर उधर, शाम में लाइट्स लगी होंगी, ये वॉक कर रहे होंगे, और वैसे ही घोड़े होंगे जैसे अभी हमने देखे। नहीं घोड़े छोड़े नहीं होंगे, वॉकवेज। हम मुस्कुराहट को ही काफी समझे। वॉकवेज बड़ा अच्छा, समंदर के किनारे चलेंगे, फिर वहाँ बैठ के लाइट्स में खाना खाएंगे। दुनिया इधर लेके जाना चाह रही है। ये जो बात डॉक्टर जयशंकर की है, जब टेबल पे आएंगे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कश्मीर आ गया ना दुनिया के सामने, सलामती कौंसिल ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया। दूसरा टेररिज्म है, यानी वंस फॉर ऑल। मुझे याद है DGISPR ने कहा था कि ये रवायत हम ख़त्म करवाएंगे कि कुछ भी दुनिया में हो पाकिस्तान का नाम आता है वो होगा। और तीसरा ये बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच शौकत भाई साहब, बहुत शुक्रिया। टीम नरेंद्र मोदी की लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड देन उनकी पूरी टीम, चाहे वो अमित शाह हो जो कि लीमू रखते थे राफेल के ऊपर, चाहे वो अजीत देओल या देवल व्हाटएवर यू कॉल हिम, चाहे वो हों, या फिर इनके ये लेजर आइड फॉरेन मिनिस्टर हों, ये जो जयशंकर साहब हैं, शदीद तनकीद की जद में, ये पूरी जंग में नजर नहीं आए, आंखें चुराते रहे मीडिया से, और अब आके उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स जो अपनी फौज के कहने पे दी हैं, उसके बाद शदीद तनकीद की जद में है, और इन्हें एक डिजास्टर्स फॉरेन मिनिस्टर इनको कहा जा रहा है इंडिया के। अब अपने प्राइड की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जो शहदा हैं, उनके अहले खाना के तासुरात क्या हैं राइट नाउ, स्पेशली इजहार तशक्कुर के दिन, आपको वो सुनवाते हैं। भारत एक बुज़दिल मुल्क है जो इस वक्त हमारा दुश्मन बना बैठा है, जिसने रात की अंधेरी में हमारे सिविलियंस पर, उन मासूम जानों पर हमला किया, और हम, हमारी पाक फ़ौज, हमारी आवाम एक मुत्तहिद होकर उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान ने फजर के टाइम पर बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन का आगाज़ करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पूरी कौम योम तशक्कुर और मोरका हक मना रही है। भारत ने पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया, पाक आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक फौज मजबूत है। रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। शानदार फतह के बाद पाकिस्तान फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम पाक फौज के साथ। वेलकम बैक। अब एक ऐसे मुकदमे की बात करनी है हमने, उसका फॉलोअप करना है एक्चुअली, जिसने हमारी सोसाइटी को हिला कर रख दिया। हम नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात कर रहे हैं। इसके जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफिर, उनको सजाए मौत हुई, आपको मालूम है। उनके खिलाफ जो अपील है वो उसकी समाअत 19 मई को मुकर्रर कर दी गई है। एक ऐसा केस था जिसके सामने आने के बाद पूरी सिविल सोसाइटी हिल के रह गई। अब इस केस की जो गुज़िश्ता समाअत है, इसमें जो मुलजिम के वकील हैं, उन्होंने हमेशा की तरह दलाइल ये दिए थे, अगर आपको याद हो, कि जो ज़ाहिर जाफिर है वो एक ज़हनी मरीज़ है और इसकी वजह से उसने ये सारा अमल किया। लेकिन अदालतों ने गुज़िश्ता जो भी 2 फैसले आए हैं इस केस में, इस प्ली को यकसर नज़रअंदाज किया है, अदालतों ने नहीं माना। अब क्या ये केस इस प्ली से तब्दील हो सकता है, और जो आने वाली 19 मई की जो समाअत है वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, किस जानिब केस जा रहा है, इसी पे हमने कहा ज़रा बात की जाए। और इसके लिए हमारे साथ जो मुद्दई के वकील हैं उनको हमने इनवाइट किया। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ शाह कावर साहब, द फेमस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मुद्दई हैं शौकत मुकद्दम साहब के, जो कि नूर मुकद्दम के वालिद हैं, हमदाद आज मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं सारे केस के बारे में, और कितने चांसेस हैं कि 19 मई को जो अब समाअत होने वाली है उसके अंदर हतमी फैसला हो जाएगा। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आए हो। वालेकुम अस्सलाम। 19 मई की जो अब ये समाअत होने जा रही है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, सिविल सोसाइटी भी या नूर मुकद्दम के घर वाले भी? क्या हतमी फैसला हो जाएगा? नहीं, हतमी फैसला नहीं होगा। ये पहले एक इब्तदाई समाअत है
उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी कि जो अपीलें फ़ाइल हुई हैं, अब अपील जो है एक तो मेन जो मुजरिम है उसने फ़ाइल की हुई है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने अपने सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, और उसके अलावा दो उसके जो मुलाजमीन थे इफ्तिखार और जमील जिनको 10-10 साल सज़ा हुई थी, उन्होंने भी अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जिसको हाई कोर्ट ने अप होल्ड किया हुआ उसके अगेंस्ट आए। इसी तरह हमने कुछ अपीलें फ़ाइल की हुई हैं मुद्दई की तरफ से, जो कि लोग जो बरी हो चुके हैं इसमें उनको सज़ा दिलवाने के लिए, या जो पेरेंट्स को भी, और वो जो थेरेपी वर्कर्स के भी जो 8 लोग थे। अच्छा। और उसके अलावा जो इफ्तिखार और जमील हैं जिन्होंने जो आखिरी टाइम के ऊपर नूर मुकद्दम को बाहर जाने से रोक दिया और उससे 1 घंटा के बाद उसका कत्ल हो गया, तो उनको 10-10 साल की सज़ाएं दी हुई हैं। तो हमने उनकी एनहांसमेंट के लिए भी किया हुआ है कि उनको भी सज़ाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बुनियादी तौर पर ये जब ट्रायल कोर्ट ने इनको यही सज़ाएं दी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जो है वो मर्डर रेफरेंस चला जाता है, सारी अपीलें आ जाती हैं, उसमें भी जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वो हाई कोर्ट ने बहाल रखा, सज़ाए मौत बहाल रखी। बल्कि उसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो रेप केस में ट्रायल कोर्ट ने उसको 25 साल की सज़ा दी थी, वो हमने एनहांसमेंट की एप्लीकेशन जो है डाली हुई थी हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट ने उसकी कत्ल की सज़ा बहाल रखते हुए सज़ाए मौत, रेप में भी उसको सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया। तो वो 2 काउंट्स में सज़ाए मौत का जो है वो मुल्ज़म है। और अब चूंकि उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये देखना है, और उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो उसमें लीव ग्रांट करेगी कि चूँकि सज़ाए मौत का केस है, इस केस को पूरा सुनेंगे, हमारा मौक़िफ़ भी सुनेंगे मुद्दई का और मुजरिमान का भी सुनेंगे। इसमें जो लेकिन मुल्ज़िम के पास है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी देखेगी और ये किस हद तक स्ट्रॉन्ग प्ली? जब ये 3 दिन पहले ये केस जो फिक्स हुआ पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें जो मुजरिम के वकील हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी अदालत में इल्तवा की, इस केस को इल्तवा में डाला जाए, और उसमें जो उन्होंने वजह बयान की वो ये की कि चूँकि उनका जो क्लाइंट है वो जेल में है, वो ज़हनी मरीज़ है, उसका ज़हनी जो है वो मर्ज का इलाज हो रहा है, तो लिहाजा हम उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि इससे ये साबित हो कि वो ज़हनी मरीज़ है। तो उसके ऊपर उन्होंने मंडे की तारीख रख दी है, उन्होंने कहा कि ऐसी अगर कोई बात है आप दरख्वास्त दें, हम उसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि जो इंसेनिटी की जो होती है प्ली, वो 3 स्टेजेस पे हो सकती है। एक तो ये ली जा सकती है कि जब जुर्म का इर्तिकाब हुआ उस वक्त वो शख्स जो है वो फातिरुल अकल था, ठीक है, तो फातिरुल अकल के मुतालिक उसके मुतालिक तो एक ज़ाब्ता फौजदारी की एक सेक्शन है 84, उसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि उसके खिलाफ फिर केस नहीं चल सकता अगर वो वाकई फाकिर वतन। ठीक है। दूसरी प्ली जो है वो ट्रायल के दौरान है। ठीक है। ट्रायल के दौरान अगर जज ये महसूस करे कि ये जो मुल्ज़िम उसके सामने पेश हुआ हुआ है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है और वो अपना दिफा जो है वो सही तरीके से प्लीड नहीं कर पा रहा, तो उसके मुतालिक फिर वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसको मेडिकल बोर्ड के हवाले भी कर सकते हैं। और अगर मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन दे कि वो वाकई अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता, फातिरुल अकल है, तो उसका ट्रायल जो है वो मुअत्तल हो जाता है उस वक्त तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। और तीसरी स्टेज मैं आपको जरा समझाता हूँ। तीसरी स्टेज होती है कि अगर एक शख्स को फर्ज करे सजाए मौत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी बहाल रखती है, मर्सी पिटीशन भी खारिज हो जाती है, उस वक्त अगर वाकई वो ज़हनी मरीज बन चुका है तो उस स्टेज के ऊपर भी ये प्ली ली जा सकती है कि वो फातिरुल अकल है, फिर उस पर एटलीस्ट सजाए मौत की एग्जीक्यूशन नहीं होती। ये इनकी जो कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आए हैं उस पर दरख्वास्त शायद उन्होंने दे दी है, उसकी मंडे को समाअत होगी, लेकिन कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि आपकी ये दरख्वास्त भी हम सुनेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और ये अपीलें भी सुनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो उनकी कोशिश ये है कि वो अपने क्लाइंट को जो है सजाए मौत से बचाकर उम्र कैद की तरफ ले जाए। जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, अगर कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया यानी कि सजाए मौत बरकरार रखी, उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि ये फातिरुल अकल का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है या पागल है या इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी फिर सजाए मौत की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। मैं बता रहा हूँ, वो एक केस का हवाला दे रहे हैं इनका। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, लेकिन वो खातून कोई 32 साल जेल में रह चुकी थी, उसको 6 काउंट्स में सजाए मौत हुई थी। अच्छा। उसने अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को मारा था, लेकिन उन्होंने ये प्ली कहीं पे भी नहीं ली थी। लेकिन 32 साल जेल में रहने के बाद वो ज़हनी मरीज़ा बन गई
तो उसका एक एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक है। तो वो फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिव्यू किया और वाकई जब वो जेन्युइनली वो फातिरुल अकल डिक्लेयर हो गई तो उन्होंने सजाए मौत को जो है उम्र कैद में कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी ये बात नहीं है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टेज ट्रायल में ये आती है कि मुलजिम से पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये क्यों मुकदमा बनाया गया और आपका डिफेंस क्या है। वो 342 ज़ाब्ता फौजदारी की एक क्वेश्चनर्स होते हैं, वो क्वेश्चनर्स के जवाब उन्होंने खुद दिए हुए और उसमें अपना पूरा डिफेंस प्लीड किया हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि वो ट्रायल के दौरान अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता था, तो वो जो 342 की स्टेटमेंट है वो उसमें उसने पूरा अपना मौकफ दिया हुआ है, अपना पूरा डिफेंस। दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं वकील सफाई डिफेंस, वो इन्हीं केसेस का रेफरेंस देने की बात करें या इसके अलावा भी कोई उनके पास आपको लगता है कि शहादतें हैं जिसके वो कह रहे हैं कि बिल्कुल तब्दील हो जाएगा केस? नो, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है। इसका फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट उसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है जिसको उन्होंने अपील नहीं की, फिर अपील जब हाई कोर्ट में पेंडिंग थी उस वक्त भी उन्होंने दरख्वास्त दी लेकिन उस दरख्वास्त पे बहस ही नहीं की उन्होंने। तो इसलिए गालिब इम्कान ये है कि इनकी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खारिज होगी और उनको कहेंगे कि जब ये एग्जीक्यूशन की स्टेज आएगी तो उस वक्त आप ये देख सकते हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अपीलों को सुनेंगे, उसको मेरिट पे फैसला। अच्छा, वन क्विक आंसर, सोशली बड़ा इम्पैक्ट था इस केस का, सोसाइटी पे बहुत असर हुआ। मोज़ेज़ जज साहब इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं जो एक सोशल प्रेशर बिल्ट हुआ है? मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के लिए जजेस जो है वो आई डोंट थिंक क्योंकि जो अच्छे जजेस होते हैं जैसे अता रबानी साहब थे जो एडिशनल सेशन जज, काफ़ी प्रेशर था सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उस केस का फैसला किया। उसमें कुछ लोगों को बरी भी किया, जिनकी सज़ा बनती थी उनको सज़ा भी दी। मैं समझता हूँ कि जजेस को ऐसे प्रेशर में आना भी नहीं चाहिए, उनको केस का फैसला मेरिट्स के ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। राइट शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अहम केस था। बहरहाल हमारा ताल्लुक उसी सोशल साइट से है जिसके ऊपर इसका बड़ा असर हुआ और इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को डिस्कस करे। वी सर्टनली बिलीव कि ये जो क्राइम कमिट हुआ है इसमें जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसने एक मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा बिगाड़, बहुत डर का सा एलिमेंट पैदा किया और आने वाले वक्त में ऐसे वाकयात से बचने के लिए जो सज़ा है वो यकीनन ऐसी होनी चाहिए कि उसका अंजाम एक प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए और दुनिया को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर उसको इबरत का निशाना बनाया जाता है। किसी भी सूरत इस डिस्कशन का मकसद इसको इन्फ्लुएंस करना नहीं है, मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला कर सकती है, जज साहब समझ सकते हैं कि इस मामले को किस जानिब जाना है। क्विकली वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट रिलेट्स विद द बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD की बात कर लेते हैं और उसमें यह है कि पानी को हमने प्रिजर्व किस तरह से करना है। आपको पता है अब तो पानी के ऊपर जंगें भी शुरू हो गई हैं, पहले हमारे अपने खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, अब इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है, तो हमने सोचा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पंजाब के लाहौर में 2300 कनाल के इलाके में मानसून के बारिशों के पानी को स्टोर करने के लिए एक झील बनाई जा रही है। मेन बुलेवर्ड लाहौर से रूट 47 बॉल्टन रोड तक फैले इस इलाके का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इस झील से जुड़ा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं तो बड़ा सफ़र करता रहा हूँ बीइंग लिविंग देयर, क्योंकि उस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन अब वंस इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड मुझे लगता है एक अच्छी बड़ी पॉजिटिव मूव है। इस झील का पानी जमा होगा जी, और जमा होने के बाद मजमूई तौर पर जो पहले रिसर्चेस की गई थी उनके मुताबिक भी और अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पानी स्टोर करे। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD रियाज हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इस मंसूबे की और इस ख्याल की पूछते हैं और इसका फिर ओबियसली असर भी जानते हैं। रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या मंसूबा है जी, देखने वालों को बताइए, और कैसे इम्पैक्ट करेगा मजमूई तौर पर जो पानी की ज़रूरियात हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को लेकर लाहौर में? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। पानी पाकिस्तान का आपको पता है एक मसला है जो फ्यूचर में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इससे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। जब CBD बनाया गया तो हमें ये डायरेक्शन थी मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी कि जितना हम पानी इस्तेमाल करेंगे उसमें जितनी रेन वाटर होगा उसको हम कंजर्व करेंगे। तो मैं थोड़ा सा तफसील में बताना चाहूँगा कि पानी को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 मरवजा जो तरीके हैं जो दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये कि बारिश के पानी को महफूज किया जाए एक स्टोरेज टैंक में और फिर उसको दोबारा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए।
दूसरा तरीका यह है कि बारिश के पानी को आप आर्टिफिशियली रिचार्ज करते हैं। जिस तरह पानी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी तरह पानी आप ग्राउंड वाटर के अंदर रिचार्ज करते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि आप पानी का कम से कम और एफिशिएंट यूज करें। अब हमने सीबीडी को ये एजाज हासिल है कि हमने ये तीनों मुरव्वजा तरीकों को सीबीडी के अंदर अपनाया। हमारा जो टोटल ड्रेनेज सिस्टम है वो इस झील के साथ कनेक्ट है। ये झील 16 केनाल के ऊपर मुहित है जिसमें 5 मिलियन गैलन पानी आप स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। मैं नाजरीन को बताने के लिए मैं सिर्फ बताता चलूं कि आम जुबान में मूनसून के 3 बड़े जो स्पेल्स हैं वो इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता 3 से बड़े स्पेल आते हैं एक मून से अनगत, तो हमने फिर आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए डिफरेंट 4 वेल्स बनाए हुए हैं। जो हमारा इस झील का ओवरफ्लो का पानी होगा वो हम आर्टिफिशियली रिचार्ज करेंगे। तो हमारा ये है कि जितना पानी हम इस्तेमाल करेंगे उतना पानी हम ग्राउंड में वाटर डालेंगे। ठीक है, यानी प्लान ए और प्लान बी सारा मौजूद है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रियाज साहब मैं जानना चाहूंगी, एक तो पानी की को कंजर्व करना, दूसरा ये पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल किस तरह से बनाया जाएगा, क्या उसके लिए भी यहाँ पर कोई सिस्टम लगाया गया? मैं यही बताना चाह रहा था जी कि सीबीडी के अंदर ना जी मैं यही बताना चाह रहा था कि सीबीडी के अंदर हमारी इस वक्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है जिसमें 2 हमारे हाई राइज टावर हैं, हाईक्यू डेवलपर और जमीन। ये जितना पानी हमने पिछले दिनों बारिशों का हमने जमा किया था ये सारा का सारा हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ 16% एरिया है जो ग्रीन है, उसकी गार्डनिंग के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। हम सड़कों की सफाई सुथराई के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी पानी को हम जो हमारी जो फ्लश सिस्टम्स है, पब्लिक फ्लश सिस्टम्स है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करेंगे। तो इस वक्त भी अगर आप हमें देखें तो हमारी जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, ये पिछले हफ्ते में जो बारिशें हुई हैं उससे जो पानी जमा हुआ है, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उसी पानी के साथ चल रही है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, बड़ा इसको मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर भी, ताकि ये जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकें। ये तो बड़ा अच्छा एक फैमिली पिकनिक पॉइंट भी बन सकता है। बड़ी अच्छी लग रही है ये जगह, जब इसके आसपास हाई राइज आनी है, जो पूरी लाइन है, आप विजिटेड दैट, ये जो पुराने एयरपोर्ट वाली जगह है जहाँ पे ये बन रहा है सीबीडी, तो आप इसको एक ऐसी जगह बनाने के लिए लाहौर के अंदर ऐसा मकाम जहाँ पे लोग आए, क्या कर रहे हैं जी प्लीज। जी मैं ये भी बताते चलूं कि लोगों की दिलचस्पी के लिए कि हमने इसके अंदर फाउंटेन इंस्टॉल किए। फाउंटेन्स का बेसिक पर्पस तो ये है कि स्टैंडिंग वाटर के अंदर पानी खड़ा होने की वजह से बदबू पैदा हो जाती है, तो हम उसको एरेशन की देना चाह रहे थे, तो हमने फाउंटेन्स लगा के इसको सर्कुलेट किया। अब ये फाउंटेन्स 100 फीट हाई है, तो ये लोगों के लिए एक रिक्रिएशन का बाइस भी है। और इसके साथ साथ हम सीबीडी वॉक भी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर लोगों की तफरीह के लिए, लोगों की स्पोर्ट्स के लिए हम कुछ एक्टिविटीज 1 साल के अंदर अरेंज करने जा रहे हैं। तो ये 1 साल के बाद ये पूरा इलाका सेंटर ऑफ द सिटी जो है ये लोगों की रिक्रिएशन का बाइस भी होगा, लोगों की वाटर कंजर्वेंसी के हवाले से भी एक काबिल कदर मंसूबा होगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये राहें मुतय्यन करेगा कि हमने अपने पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और पानी की अहमियत को किस तरह से। ऑल द बेस्ट जी, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसकी पेस, इसको मजीद पेस अप होना चाहिए इस मंसूबे को, ताकि जल्दी से मुकम्मल हो और फिर इसके समरात अवाम तक पहुंचे। लेकिन ये अच्छा आइडिया है और करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है लाजमी होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी को, स्पेशली जो रेन वाटर है, उसको कंजर्व भी कर सकें और उसको काबिल इस्तेमाल भी बना सकें। और मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हमें फ़र्क पड़ेगा और वो ब्रेक है। ब्रेक की तरफ साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक मरतबा फिर से ज़रा जिक्र करते हैं पाक भारत कशीदगी का, ज़रा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। हर महाज के ऊपर जो है ना पाकिस्तान ने चित किया है, ये हम कह सकते हैं। एक और महाज पर भी जंग लड़ी गई है और वो महाज था साइबर स्पेस का। इसमें हैकर्स ने अहम किरदार अदा किया और भारत को इस जंग में भी पाकिस्तान के हाथों बुरी तरह से शिकस्त हुई और इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर सेगमेंट भी किया था कि किस तरह से पाकिस्तान के एथिकल हैकर्स जो हैं उन्होंने एक तो प्रोटेक्ट भी किया अपनी साइबर स्पेस को, उसके बाद जवाब भी दिया। और भारत की बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जिनकी वेबसाइट्स को जाकर हैक किया गया। इंडियन मिलिट्री साइट्स, बहुत सारी मिलिट्री सैटेलाइट, बिजली का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मुतासिर किया। और आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो जिसके अंदर इंडियंस इस चीज़ को ट्रोल कर रहे थे कि पाकिस्तान ये कह रहा है। तो आपके मुख्तलिफ शहरों का क्या बिजली का निज़ाम बंद नहीं हुआ? क्या उस रात अमृतसर
में बिजली बंद नहीं हुई ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा हुआ है। खैर, इसी पस मंज़र में हमने बात करनी है जो साइबर वॉरफेयर है, इसमें एक जो एथिकल हैकर, इसका रोल क्या होता है, क्या हम इसको एज अ करियर ले सकते हैं, और मौजूदा वॉर के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में एथिकल हैकर्स और हैकिंग के हवाले से देना है। तो सबसे पहले अगर हम एथिकल हैकर्स के बारे में आपको बताएं तो ये जो एथिकल हैकर्स है इनको वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके साथ साथ ये कानून के दायरे में रहकर इदारों, बैंकों, सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमत के डिजिटल निज़ाम को महफूज बनाते हैं। अगर साइबर क्राइम की आलमी लागत की बात की जाए तो ये सालाना $9.5 ट्रिलियन है। एथिकल हैकर्स की तलब में हर साल 35% इजाफा हो रहा है। अगर सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की अब बात करें तो उनकी औसत तनख्वाह $90,000 सालाना बनती है। 2023 में पाकिस्तान पर साइबर हमले किए गए और इन हमलों की जो तादाद है उनका अंदाज़ा तो फिलवक्त मुमकिन नहीं, लेकिन 15,000 वेबसाइट्स ऐसी थी जो इन हमलों के अंदर मुतासिर हुई और उन पर अटैक्स हुए। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूदा हालात के तनाजुर में जो एथिकल हैकिंग है या हैकर्स है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और तमाम ममालिक अब इस पर तवज्जो दे रहे हैं। डेफिनेटली, और बहुत ज़रूरी भी है, स्पेशली जिस तरह के दौर में हम जा रहे हैं जो कि IT का दौर है और साइबर स्पेस का दौर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पर। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर इबाद शाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। इबाद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको वेलकम करेंगे अपने शो के अंदर। सबसे पहले तो एक बड़ा बेसिक सा मेरा एक लेमैन्स लैंग्वेज में सवाल के लिए कि आम हैकर और एक एथिकल हैकर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक आम हैकर या जिसे आप वाइट हैट हैकर कह सकते हैं, उसका काम होता है कि उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के IT सिस्टम्स का दिफा करना है, और जो एथिकल हैकर होता है उसको हम वाइट हैट हैकर भी कह सकते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर आपका होता है, या वो हैकर जिसने आपके IT के निज़ाम में घुस के आपके IT के निज़ाम को नुकसान पहुंचाना है, या उसमें से आपके कस्टमर्स का या ऐसे कोई रिकॉर्ड्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको वो चोरी कर लेता है, या आपके सिस्टम में घुस के पैसों की ट्रांजैक्शन कर लेता है, पैसे इधर से उधर या उधर से इधर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ब्लैक हैट हैकर्स। ओके, इन दोनों की स्किल में क्या फ़र्क होता है? क्या इनका स्किल सेट सेम होता है या किसकी स्किल सेट ज़्यादा तगड़ी होती है? देखिए जी, इसमें मोटिवेशन होती है आपकी। जो स्किल सेट है आपके, ऐसे वाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पे रिसर्च की हुई है जो इन ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे आपके पास इक्वली ब्लैक हैट हैकर्स इस स्पेस में हैं, और इसी के बरक्स अगर देखें तो आपके पास वाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स जो इन ब्लैक हैट हैकर्स के जो बनाए गए मंसूबे या जो बनाए गए तरीके जिनसे वो एक सिस्टम में घुसते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए या उसको बचाने के लिए वो तरीके बताते हैं या वो तरीके बनाते हैं या अपनाते हैं। तो हम इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में, क्या इसका स्कोप जो है, जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आप कैसा देखते हैं, दुनिया भर के अंदर भी और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी स्कोप कितना ज्यादा है एथिकल हैकिंग का? और पहले तो क्या हम इसको एक प्रोफेशन भी कह सकते हैं या इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल IT सिस्टम या आपकी एजुकेशन? ये मेरे लिए तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज आंसर कीजिए। एग्जैक्टली ये आप इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। जैसे मैं खुद एज अ प्रोफेशन सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने 2024 में रिलीज़ की थी, जिसमें 2030 तक हमारे पास तकरीबन 85 मिलियन वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अब ये कौन से वर्कर्स होते हैं? ये हमारे जैसे ही वर्कर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस का IT का इंफ्रास्ट्रक्चर या IT के सिस्टम्स को बचाते हैं, डिफेंड करते हैं और उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं। इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि आप अपने घर के आसपास मल्टीपल दीवारें बनाते हैं और आप उन दीवारों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब एक दीवार टूटती है और एक दीवार के टूटने पे आपको अंदाज़ा होता है या पता चलता है कि ये दीवार टूट चुकी है, तो आप उस थ्रेट को रोकने के लिए या
उस दीवार को मजीद मल्टी लेयर्स हैं, उन लेयर्स को आपने ब्रेक। अच्छा, ओके, गॉट योर पॉइंट। दूसरी बात ये कि इज इट जस्ट अबाउट नॉलेज? बात मैंने पढ़ना इतना है और उसके बाद मैं एक तगड़ा सिक्योरिटी इंजीनियर या उर्फ़ आम में हैकर बन जाऊंगा, या फिर नहीं, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, मेरी शार्पनेस भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मुझे इतना चालाक भी होना है, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। इससे सवाल से बताइए। मैं आपको इस चीज़ का मतलब आई कैन टेल यू कि जो आपके सिक्योरिटी रिसर्चर्स या आपके एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो बाय माइंडसेट मेकर्स भी होते हैं और ब्रेकर्स भी होते हैं, यानी वो चीज़ बनाते भी हैं और उस चीज़ को तोड़ भी सकते हैं। बात एक तो आप अपना वो सिक्योरिटी वाला मेरा एक पॉइंट था, मैं चाहता हूँ आप उस पर दोबारा से बात कर लें ज़रा, कि क्या एक अच्छे सिक्योरिटी इंजीनियर या हैकर का सिर्फ पढ़ना काफ़ी है, अपनी जो डिग्री है उसके अंदर या बुक्स के अंदर स्किल्ड होना, या फिर ये एक टैलेंट भी है कहीं ना कहीं मेरे माइंड का एक्स्ट्रा शार्प होना जो मुझे एक बेहतर हैकर बनाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आप हर इंसान, मैं समझता हूँ कि हर इंसान के अपने यूनिक स्किल सेट होते हैं और उस स्किल सेट को लेके अगर इंसान इस स्पेस में काम करता है तो वो उस हिसाब से उसी को प्रोग्रेस करता है। जैसे अगर मतलब एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप एक चीज़ बना सकते हैं तो इस चीज़ को तोड़ने के या उसको ख़राब करने के तरीके भी आपको ज़ाहिर सी बात है मालूम होंगे, तो आप उसी नॉलेज को यूज़ करेंगे जिससे आपने उसको बनाया। तो जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी या इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि क्या आप किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है या किस तरीके से एक सैटेलाइट काम करता है, आप उसको तोड़ने के या उसको हैक करने के तरीके ढूंढते हैं और उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, और उसको हैक करने बजाय इसके किसको हैक करें बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं कि ये आपकी एक सिक्योरिटी फ्लॉ है। तो और इसका मतलब ये ले कि ये दोनों का मजमुआ है। एक वो मैसन जो कि एक दीवार बनाता है, उसे अगर पता है कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर लगा है तो तोड़ना उसके लिए आसान होगा। मैं थोड़ा सा करियर पाथ को डिस्कस करूंगा चूंकि वक्त कम है। अगर कोई शख्स इसके अंदर, कोई हमारा IT एक्सपर्ट, कोई बच्चा बच्ची इसके अंदर करियर बनाना चाहता है, उसके लिए क्या टिप्स है? वो क्या पढ़े, कौन सी डिग्री करे, और फिर क्या पाथ है कि वो इस तरफ आ सकता है? Where to start with actually? Yes. आज से 10 साल पहले ये 10 साल या 15 साल पहले ये एक ऐसा फुल फ्लेज करियर नहीं हुआ करता था। लाइक यूजुअली लोग इसको कहते थे एज एन एथिकल हैकर और वाइट हैट हैकर। अब क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपनी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। मैं इनकरेज करूँगा स्टूडेंट्स को, और जो लोग जिनका IT से ताल्लुक़ भी नहीं है, जिनका लेट से जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है, जिनका लॉ से ताल्लुक़ है, या जिनका किसी भी और डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं उनको इनकरेज करूँगा कि इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, उन कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करें। वहाँ पर ये डिस्कशंस होती हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मेंटोर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। मैंने खुद जब मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था तो मेरे एक मेंटोर थे जिन्होंने मुझे इसमें गाइड किया, और मैं हमेशा उनका इस बात को बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट की। और इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो विलिंग हैं, जो अपना टाइम देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस फील्ड में प्रोग्रेस करें, और स्पेशली ख़ातून, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो तनासब है बिटवीन मेन एंड वुमेन वो बहुत कम है। तो हम चाहते हैं, या एटलीस्ट मैं खुद ये चाहूँगा कि मैं अपने मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा देखना चाहता हूँ बनिस्बत हमारे। वैसे स्टैट्स क्या कहते हैं ये बात? अगर हम ओवरऑल देखें, ख़वातीन की ज़्यादा टेंडेंसी होती है इस तरफ जाने की, या फिर मर्द हजरात इसमें ज़्यादा है? वैसे अगर हम हॉलीवुड फिल्में देखें उसमें तो हमें ख़वातीन भी नज़र आती हैं, हैकिंग करता है, एथिकल हैकर्स बनी हुई होती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये असल पे थोड़ा सा कल्चर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पहले ऐसा कल्चर नहीं था। आप देखते थे कि हैकर बन सकती हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसी मैं आपको कह सकता हूँ, और आई कैन अश्योर यू कि काफ़ी सारी ऐसी खातून हैकर्स हैं जो या तो इस तरीके से मीडिया पे सामने भी नहीं आती, और कुछ ऐसी हैं जो आती भी हैं, लेकिन उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस साइबर स्पेस में कि मेरे ख्याल से मेरा पूरा मजमुआ उस करियर का देख लें तो वो भी अच्छा, एक जंग के तनाजुर में अहम क्वेश्चन है, हमने जो इंडियन सैटेलाइट को जैम किया और हमारी जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स थी, लाइक आवर एयर फोर्स, जिस तरह उसने अटैक किया सारी सूरत हाल के अंदर, वंस अ साइट इज हैक्ड, उसके बाद अगर वो रिट्रीव या रिकवर हो भी जाती है, क्या वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है? उसकी जो लेयर्स टूटती हैं, और डाटा के कॉन्टेक्स्ट में भी, या इवन अगर कोई अकाउंट भी है, लेट्स सपोज फेसबुक वगैरह का है, उसकी सिक्योरिटी किस हद तक फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
अच्छा देखें, ये दो डिफरेंट टॉपिक्स है। वन इज द फेसबुक अकाउंट इटसेल्फ, जो फेसबुक का आपका अकाउंट है, और दूसरा साइट है। अगर आप एक साइट को हैक करते हैं या एक साइट को अटैक करते हैं, तो उसके अटैक करने के बाद उसमें जो डेटा होता है, या तो आप उसको लेट्स से करप्ट कर देते हैं या आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो यूजुअली देखा गया है ब्लैक हैट हैकर्स यूजुअली जो करते हैं। अगर वो डेटा करप्ट हो जाते हैं तो उसको रिकवर करने में जितना टाइम, मतलब जो टाइम लगता है रिकवर करने में, दैट इज़ वेरी कैटास्ट्रॉफिक। समटाइम्स वो डेटा जो है तो रिकवर ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा कहा जाता है कि आप अपने डेटा का बैकअप ले। अगर आपका फ़ोन भी है और अगर आपका फ़ोन करप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आपका फ़ोन का बैकअप होगा, तो आप अपने फ़ोन को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये बात डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं और अपनी शनाख्त छुपाना किसी भी हैकर के लिए, इसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप जिक्र करें, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने कहा कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लेकिन वो बताती नहीं है, तो इज़ इट अ पार्ट ऑफ योर स्किल, और ये ज़रूरी होता है कि आपने अपनी शनाख्त को भी छुपा के रखना है? कुछ देखें, अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो कुछ लोग इसको एक्सप्रेस करने में बहुत महारत रखते हैं। वो इस पे कॉन्फ्रेंसेस में जाके इस पे बात करते हैं, वो लोगों को इस पे एजुकेट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनका थोड़ा सा बिहेवियरल, मतलब मैं इसको बिहेवियरल इशू नहीं कहूँगा, कुछ लोग थोड़े से शाय होते हैं तो वो इसको शेयर करने में थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो फुटप्रिंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। डिपेंड्स अपॉन योर नेचर ऑफ जॉब। लेट्स सपोज अगर आप किसी सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिनके पूरे पूरे शोबे मौजूद हैं या उसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यू आर नॉट सपोज टू टेल समवन कि यार क्या मैं करता हूँ। अच्छा, वो जो पॉइंट आप बता रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए वेबसाइट का या करप्ट हो जाए तो उसका रिट्रीवल मुश्किल होता है, तो डाटा बैकअप ले लें। ये तो वेबसाइट्स की बात हो गई। हमने चूंकि आपने कहा कि फेसबुक और सोशल मीडिया इज टोटली इंटायरली डिफरेंट थिंग, तो वो मुख्तलिफ कैसे है और क्या वो भी, उसकी सिक्योरिटी भी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? आई नीड टू चेंज माई लेयर्स। जरा इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए, आपकी मौजूदगी से फायदा उठा। जी, तो आपके फेसबुक का जो अकाउंट होता है, फेसबुक के अकाउंट के काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं जिससे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी आपने अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ है और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप कोड मंगवा रहे हैं और कोड यूज़र नेम और आपका पासवर्ड देने के बाद अगर आप वो कोड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ सिक्योर अकाउंट। फिर इससे एक स्टेप आगे और है कि आप एक की आती है, आप उस की के अंदर अपना जो है तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एक से ज़्यादा कीज़ जो हैं तो वो आप बनाते हैं और उसके थ्रू फिर आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं, तो वो उसको और सिक्योर बना देते हैं। मतलब अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और आपने अपने अकाउंट को सिक्योर किया हुआ, तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा अकाउंट हो सकता है जो कोई ऐसा अकाउंट। वन लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास टाइम नहीं है बट पूछना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक्ड है बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, हैकर भी यूज़ कर रहा है? कोई निशानी ऐसी जो मुझे इंटीमेट करे कि भाई आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड है? कोई ऐसा टूल है? बिल्कुल, हर आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन एक्टिविटी नज़र आती है, और उस लॉगिन एक्टिविटी में आप इंश्योर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड हैं। वो आपको उसमें गाइड करते हैं। इसी तरीके से आपकी काफ़ी सारे मेलिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे जीमेल है, याहू है, आउटलुक है, वो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्मल मीडियम्स जिसकी वजह से वेबसाइट्स पॉसिबल बनाती है कि सिक्योर है। बात, थैंक यू। आपसे एक और सेशन करेंगे, वैसे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी वक्त कम है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू पे बात की। सो हैकिंग या सिक्योरिंग या ये आई मीन साइबर सिक्योरिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे लगता है जैसे बाद ने कहा कि 2010 में या आज से 10 साल 8 साल पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आज से 8-10 साल पहले तो क्रिप्टो भी नहीं था। आज से 8-10 साल पहले तो बहुत सारी ऐसे फ्रीलांसिंग नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे काम जो हैं, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को फौरी तौर पे इसे पढ़ना चाहिए। आज से 8-10 साल पहले भारत के पास राफेल भी नहीं थे और अब भी नहीं है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया, ये बात हमारे साथ मौजूद है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीख लिया। 10 साल पहले PSL भी नहीं था, आप बताएं। PSL भी नहीं था, लेकिन अब आ चुका है और एक मरतबा फिर से आपको पता है मेला सजने को तैयार है। बीच में एक वक्फा आया था, लेकिन उस वक्फे को बहुत जल्दी से रिपीट कर लिया हमने। PSL पार्ट 2 हम कह सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि ये रिज्यूम हो रहा है। उसके लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं और साथ साथ तमाम टीमें इवेंट के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की फहरिस्त फाइनल करने लगी। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो प्लेयर्स चले गए हैं अब शायद सिर्फ अपने प्लेयर्स के साथ ही PSL खेली जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने कहा कि हम अवेलेबल हैं, हम आना चाहते हैं। साउथ अफ्रीकन रोली रोसो हैं, न्यूजीलैंड के फेनेलिन हैं। बकिया मैचेस के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की दस्तयाबी उन्होंने उनके लिए जाहिर कर दी है। इसी तरह ग्लैडिएटर्स
ग्लैडिएटर्स ने जो दिनेश चंदीमल हैं या फर्नांडो हैं उनको भी साइन कर लिया है। दूसरी जानिब हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनके गुलबदीन नाइब भी ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। सो ग्लैडिएटर्स आर फॉर्मिंग देयर फोर्स इन अ राइट वे। इसी तरह यूनाइटेड के स्क्वाड में एलेक्स हेल्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ही हैज़ दे हैव, एंड देन इसी तरह डोसन हैं, उनके बारे में भी बात करें। सो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, दे इज गेटिंग बैक। अब इसकी अगली शक्ल क्या हो सकती है PSL के इस पार्ट 2 की, या सेकंड लेग भी हम कह सकते हैं इसको, और टीम्स पे क्या इंपैक्ट है, बाकी टीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं बगैर किसी तवक्कुफ के, सैयद मुईज शाह साहब की जाने सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उनसे बात करते हैं। थैंक यू। आप जरा बताइए आपके पास क्या खबरें हैं और टीम्स कैसे फॉर्म हो रही हैं जो पार्ट 2 या सॉर्ट ऑफ गैप के बाद होने जा रहा है PSL, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक ख्याल था कि शायद फॉरेन प्लेयर्स ना, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, लेकिन तकरीबन सारे आ गए हैं। आज मैं देख रहा था कि कराची किंग्स इवन इतना ज़्यादा फॉर्मिडेबल होगी उनकी टीम, क्योंकि उनको देखें वेंस भी आ गए, वार्नर भी आ गए, मैकडर्मट भी आ गए, नबी भी आ गए और स्टाइफर्ड भी आ गए। मतलब उनका टोटली कंप्लीट हो गया, स्क्वाड कंप्लीट हो गया। अब मैं आज देख रहा था कि स्ट्रेंथ किस टीम की ज़्यादा है, तो कराची किंग्स बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है। और कराची किंग के अभी 2 मैच भी बाकी हैं PSL में, अब 4 पूल के मैच रह गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ इस 4 मैचेस जो पिंडी में होने, पिंडी स्टेडियम में होने हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैच इट इज़ बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। ये लास्ट मैच ऑन मंडे, ठीक है, और दिस इज सॉर्ट ऑफ डू और डाई मैच, दिस इज सॉर्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल डिसाइडर, क्योंकि जिस टीम ने हारना है, इवन लाहौर कलंदर हारेगी तो वो बाहर हो जाएगी, और ज़ल्मी हारेगी तो वो भी ऑलमोस्ट बाहर, एलिमिनेटर्स हैं ये सॉर्ट ऑफ एलिमिनेटर बन जाएंगे, लेकिन बन जाएगा एक डू और डाई मैच बन जाएगा। एनी केस अगर हारा, जो भी हारा वो बाहर ही, वो तकरीबन बाहर। देखिए पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस जरूर पड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनके पॉइंट्स हैं इस वक्त 8, ठीक है, ठीक है जी। और जो लाहौर कलंदर के पॉइंट्स हैं वो हैं उनके 9, ठीक है। अब इन केस के लाहौर कलंदर वो मैच जीतता है तो वो उनके 11 पॉइंट्स हो जाते हैं। इन केस चलें पेशावर ज़ल्मी कल हार भी जाता है तो वो मैच वो वाला जीतता है, 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इनके 9 पे ही रहेंगे, तो एक टीम बाहर हो जाएगी। तो ये सिंपल सा, ख्याल में कौन सी टीम, सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, ये बाकी टीम इतना स्ट्रेंथ उनकी नहीं रही शुरू में, इतना अच्छा नहीं खेल शुरू में नहीं, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, खासकर ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 मैचेस, और अब मेरा ख्याल है वो इस फॉर्म में हैं कि वो अपसेट कर सकती हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि कुछ देखिए मिचेल्स नहीं आ रहे, शकीब अल हसन लाहौर कलंदर्स के लिए आए, फिर राजा पक्सा वो उनके लिए भी मतलब है कि वो भी आए, श्रीलंकन की बात कर रहा हूँ। इस तरह सिकंदर रजा भी आ गए उनके लिए उनकी एक टीम तो बन रही है। थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के कि उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स उनके नहीं इतने ज़्यादा आ रहे, वापस नहीं आ रहे। ल्यूक वुड ने कंफर्म किया है, ल्यूक वुड आ रहे हैं उनके लिए, वो बॉलिंग करने के लिए अच्छा वो बॉलर हैं। अली रजा के साथ उनका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। दूसरा ज़ादरान आ रहे हैं, तो ये तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन एक जैसी टीम्स दोनों हैं, ठीक है, ज़ल्मी की और कलंदर की। इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके पास, उनको अगर देखा जाए तो तकरीबन एक जैसी टीम बनती है, वीकनेसेस एक जैसी। जी जी जी, और ये ऑल ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन द गिवन डे कि वो जो डिसाइड करेंगे। ये जितनी जल्दी अब ये खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, इसका आप इम्पैक्ट कितना ज़्यादा देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर? क्योंकि IPL में जो भी हुआ, स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है, और खिलाड़ियों का इतनी जल्दी वापस आना क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर कितना, कैसा देख रहे हैं आप? देखें, ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर एक ड्रोन आके गिरा, काफ़ी फासले पे गिरा, वो इंडिया ने एक इतना ज्यादा रिस्क लिया है अपनी स्पोर्ट्स के लिए। हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, अपनी स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क उनको बड़ा महंगा पड़ सकता है अगर हम चाहें या हमारे लोग चाहें, जो कि हमारा टोटली हमारी पॉलिसी, आपको पता है टॉप पे पॉलिसी ये है कि
कोई सिविलियन इस काम में नहीं आना चाहिए, कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं आना चाहिए जो सिविलियन पे हो, तो वो टोटली हम टारगेट करते हैं। बढ़ के क्या चीज है। और उन्होंने देखें, उन्होंने तो बहुत ही एक घटिया और एक भोंडा और बेहुदा एक हरकत की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और इवन चेयरमैन आईसीसी उनका जी पहले कम से कम ऐसा कोई वाकया नहीं देखा। टीमों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, मैदानों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। किसी मुल्क को एक क्रिकेटिंग नेशन जो खुद भी है क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर हमला करते नहीं देखा, और ड्रोन अटैक बड़े इमरान बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें इतना ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हो जाती हैं। मेरे भी देखें स्पोर्ट्स कवर करते हुए अरसा दराज हो गया है, डिकेड्स हो गए, कभी मैंने ऐसी हरकत किसी मुल्क को करते ही नहीं देखी। और सब कुछ अगर आप करें ना तो स्पोर्ट्स फील्ड को आप साइड पे रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि देखें वो स्पोर्ट्समैन होती है, स्पोर्ट्समैन होता है, और स्पोर्ट्समैन का जो सब एक दूसरे से रिलेशन होता है वो डेफिनेट होता है, और ये चीज़ों से हट के होता है। वो बहुत बड़ा रिस्क लिया। आपको लगता है इस टाइम फॉर पाकिस्तान के इस इशू को लेकर स्पेशली स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर जाके दुनिया को बताया कि ये दिस इज द इंटेंट ऑफ इंडिया, कि वो खेलों के मैदानों को भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके अंदर पूरी दुनिया को दिखाने के? देखिए एक दो चीज़ें मैं देख रहा था, उन्होंने अच्छा हाईलाइट किया। मैं कि इंग्लैंड में पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये अगर इस तरह की बातें करते हैं, फलाना टेररिस्ट इधर है तो फलाना उधर है, तो ये स्पोर्ट्स फील्ड में क्या कर रहे हैं? मतलब उनका बिलीव यू मी कि इंडिया का कोई और मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को थोड़ा बहुत डराना। वो क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? IPL ख़त्म होगी और वो धर्मशाला ग्राउंड पे ये ऐसे हालात आ गए कि हर एक वो चेयर लीडर्स को आप देखें, आप प्लेयर्स को देखें, उनकी क्या हालत होगी थी। ऐसे ही है, भागे वहां से, भागे किस तरह भागे, मतलब अपने लिए ही उन्होंने खराबी पैदा की, किसी और के लिए नहीं की। अच्छा, ये माइक हैसन को हेड कोच बना दिया गया? जी, माइक हैसन को बना दिया। पहले तो 3 नाम थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, सकलैन मुश्ताक का, आजर का और माइक हैसन का। माइक हैसन को बना दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि किन शराइत पे बनाया गया। देखें, जब इंटरनेशनल कोई इस तरह का नाम आता है कोचिंग में, तो उसकी सबसे पहले उसकी होती है, कोई उसकी कंडीशंस रखता है वो कि जी सिलेक्शन में मेरा इतना रोल होगा, मैनेजमेंट में मेरा इतना रोल होगा, मैं जी शादाब खान को वापस मैंने टीम में लेके आना है। ठीक है जी, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी फिर होती है। ठीक है, वो अब कितना इम्पैक्ट करेगी। यूनाइटेड डोमिनेंस बिटवीन द लाइन कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। हमारे भी खदशा। शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। पर आपने वो जो जुमला आपका अधूरा रह गया कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में या जवाब में कुछ भी कर सकता था। IPL वाज द सॉफ्टेस्ट टारगेट दैट वी हैड एट दैट टाइम विद द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और जस्टिफाइड भी होता विद इंटरनेशनल टीम्स। लेकिन पाकिस्तान आर्मी, हैट्स ऑफ टू देम कि जंग के अंदर भी इखलाकियात का दामन ना छोड़ा जाए, कम से कम इंटेंशनली किसी सिविलियन को टारगेट ना किया जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। अदरवाइज वी कुड अटैक अ स्टेडियम फुल ऑफ पीपल। आपने तो खाली स्टेडियम को और खाली शीशों को मारा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन डी-एस्केलेट हुई। किसी एक इंसान का भी जान से जाना अच्छा नहीं है। वंस अगेन थैंकिंग सैयद मुईश शाह साहब। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अब आपको दिखाते हैं, वक्त हुआ चाहता है हमारे बिजनेस सेगमेंट का। दिस बिजनेस सेगमेंट इज प्रेजेंटेड बाय जैज। पाकिस्तान से बड़ी शिकस्त हुई है, उसके बाद लगता है ऐसा है जैसे भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक से कहा है कि वो इंडिया में जो एप्पल आईफोन है वो बनाना बंद कर दें। आपको पता है इनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था कि इंडिया में अब से जो है ना जो आईफोन्स हैं वो बन के जाया करेंगे। आपको पता है ट्रंप गुज़श्ता रोज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है और कहा है, टिम कुक को उन्होंने मुखातिब किया और कहा है कि हमने पहले ये बर्दाश्त किया कि आप चाइना में जाके ये सब कुछ कर रहे थे, अब आप इंडिया में करना शुरू हो गए हैं, तो बस रुक जाए, वापस आ जाए। डर यही लगता है खुदा ना खास्ता बीफ की तस्वीरें आईफोन पे बैन हो जाएंगी, इंडिया में बना, वो आवाज़ें अजीब हो जाएंगी, एक्सेंट तब्दील हो जाएंगे। वी डोंट वांट इट। $500 बिलियन की कंपनी उन्होंने कहा आप बना रहे हैं, लेकिन अब मैंने सुना है कि आप इंडिया में ये फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप इंडिया में आईफोन की कंपनी लगाएं या आईफोन बनाएं। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पसंद। खैर, सदर ट्रंप की दिलचस्प बातें इससे पहले आती है। उन्होंने पता है पेपर स्ट्रॉस पे पाबंदी लगाई थी जी। हाँ, उनको पसंद नहीं हो। तो अभी ही इज़ वेरी ब्लंट
इसका क्या असर है और क्या वाकई अब दुनिया का एतबार भारत से उठ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के हवाले से मसाइल हैं, या भारत ने जिस तरीके से राफेल को मिस हैंडल किया या मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम्स को मिस हैंडल किया, दुनिया अब ट्रस्ट नहीं कर रही है उसकी इंटेंट। ये बड़ा अहम मौजू है। हमारे साथ फरहान साहब मौजूद हैं। आपको मालूम है फरहान बुखारी साहब, हम रोज़ाना की बुनियाद पर अहम इकॉनमी के मौजूद लेकर आते हैं, तो आज भी ज़रा इनकी राय लेते हैं टेक्निकली। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्योर जुमा वाइब आज? जी बिल्कुल, आज यौम जुमा है और हमारी भी है, फतह के बाद यौम तशक्कुर है, पहला यौम जुमा है, आज शुक्र का दिन। तो आपने ग्रीन के साथ मैच भी किया। अच्छा सर, यू हैव अ क्वेश्चन? आई रियली वांट टू नो कि ये जो तब्दीली आ रही है ट्रंप के लहजे में, या ट्रंप जो मुतालबात कर रहे हैं या जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आ रही है, पाकिस्तान की फतह के बाद आ रही है, और उनको एहसास हो रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसको हमने बनाया हुआ था ये ठीक नहीं है, या इससे पहले ही आपको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी ही यही थी? इस फतह के नतीजे में दुनिया में जो तासुर फैला है वो ये फैला है कि भारत की मिसाल एक बड़े गुब्बारे की सी थी जिसमें से अब फूंक निकल चुकी है। ये रियलिटी है। और ये इंडो पाक जो एक रियलिटी होनी चाहिए थी और थी माजी में, उसमें जनाब इंडिया को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया। अब वो मेरे ख्याल में एक रियलिटी चेक हो रहा है। एक तो वो है, दूसरा ये कि ये जो एप्पल के मामले में हुआ है, आपको याद होगा जब ये चीन से इंडिया गए, हमारे यहाँ भी परेशानी थी कि पाकिस्तान के भी सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया में ये बन रहे हैं और वो हमारे आईफोन यूजर्स के लिए वो बड़ा ख़तरनाक होगा। कुछ हमारे लिए लगा ही ना दें बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन अब ये जब से फिर ये भी हुआ है कि इंडिया ने क्या क्या नहीं किया जनाब। कनाडा में जाके एक सिख आज़ादी पसंद को वहाँ पे उन्होंने कत्ल करवाया। इसी तरह यूरोप में उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं तो लोग ये भी देख रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप का बुनियादी मकसद ये है कि नौकरियां अमेरिका में ही रहें। जॉब्स शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, ये उनका मोटो है भारत के लिए, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इस पे बड़ा गरूर और तकब्बुर भी कि हमारी मईशत बहुत बड़ी है, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा वो चाहता था कि यहाँ पे मेरा होल्ड हो जाए। कितना बड़ा सेटबैक है उसके लिए ट्रंप का ये कहना? बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेटस सिंबल है एप्पल और आईफोन्स का, और एप्पल की दूसरी प्रोडक्ट्स आप और हम मैकबुक्स भी इस्तेमाल करते हैं, आईपैड्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी भारत में बनने चली थी। पाकिस्तान में परेशानी थी कि इसकी कोई सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हमारे लिए ना हो। और लेकिन दूसरा ये कि वो तो समझते थे कि बिल्कुल दुनिया की उफ़क़ पे बैठे हैं और मुस्तक़बिल भारत ही है। अब वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ये जो जंग इन्होंने लड़ी पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ी गलती। और हमें ये नहीं भुलाना चाहिए कि आज से 27 साल पहले एक और उन्होंने बड़ी गलती की थी। एटमी टेस्ट कर लिए थे, पाकिस्तान ने भी टेस्ट करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर साबित किया। और आज तक पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर और मिसाइल में हम पल्ला हैं। ऐसा ही है। तो अगर पाकिस्तान और भारत का माशी मुकाबला की मवाजना किया जाए तो ठीक है, उनकी इकॉनमी का साइज़ बड़ा होगा, लेकिन ये डिफेंस में और ख़ास तौर पे जो हाल ही में लड़ाई हुई है, इसके बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम उनके हम पल्ला नहीं हैं। और ये हमें जहन में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेन क्या कहना चाहिए, बैटल फील्ड तो है वो इकोनॉमी ही है। जी बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप भी जब बोले तो उन्होंने कहा कि ट्रेड कैन सॉल्व थिंग्स एंड I've used the tool, trade as a tool, जिसके बाद ये de-escalation हुई है। इस सारी सूरत हाल के बाद जब भारत एक तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सुबकी है, आप इकोनॉमिकली भारत के लिए हालात साजगार देखते हैं आने वाले वक्त में? चूँकि जिस तरह की इंटेंट है हिंदुत्व की या नरेंद्र मोदी की, वो तो जंग के उस टेम्परेचर से निकल नहीं रहे, जैसे कि आज भी हम कह रहे हैं कि खदशा मौजूद है कि दोबारा से जारियत हो सकती है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई, इस जंग के दौरान एक अफसोसनाक लेकिन मज़े का खेज वाक़या तो वो हुआ कि भारत में कहीं कराची रेस्टोरेंट एक बना था, उससे जाके लोगों ने तोड़-फोड़ की। ऐसे ही पाकिस्तान में कराची में मुंबई या बॉम्बे बिरयानी भी मिलती है, ऐसा कभी हैदराबाद की वो मुंबई बेकरी का केक पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये तो वाकया ऐसा हुआ है कि इसके बाद लोगों की मेरे ख्याल में आंखें खुल गई। और जैसे हम प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 23 करोड़ से ज़्यादा आबादी तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की भारत में जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार है। ऐसी हमारी पूरी आबादी है।
ये जितनी पूरी पाकिस्तान की आबादी, अब इस सूरत हाल में आप $15.5 अरब के राफेल्स लेने चलें, उसके बजाय आप अपने मुल्क के हकायक देखें और यही चीन से 7 अरब के डिफेंस सिस्टम लेने चले हैं। बिल्कुल, और यही चीन का जो तारीख हालिया रही है, यही सबसे बड़ा सबक है कि उन्होंने अपने मुल्क में तकरीबन, वैसे फरहान साहब सॉरी टू कट यू, ऐसी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आप बिलियंस ऑफ यूएस इन चीज़ों पे लगाते हैं और 4 दहशतगर्द बकौल आपके पहलगाम के वो आप नहीं पकड़ सकते। You don't even know them कि वो कौन थे, कहाँ से आए, वो कौन थे, और फिर 10 मिनट में तो अगर कोई रॉकेट भी होता तो उस मकाम से उस पुलिस स्टेशन पे जाके FIR दर्ज नहीं करवा सकता था। स्पेसशिप भी होती, वो स्टार ट्रेक, अनफॉर्चुनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कोई राफेल भी होता। जी इंडिया ने बदनाम कर दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें इंडिया की बिलाखिर। और इस एपिसोड के बाद जो आई थिंक मलेशिया के साथ राफेल की एक डील चल रही थी फ्रांस की, वो भी अब खटाई में पड़ गई है। लग ऐसा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन जो है ना वो बददुआएं दे रहे होंगे इस वक्त इंडिया को या इंडियन एयरफोर्स। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना यहाँ तक तैयारों की बात है तो अब तो इस वक्त जो कहते हैं ना कि गुड्डी चढ़ गई, वो तो सबसे ज्यादा चढ़ गई JF-17 की। हमने आज़रबाईजान को बेचा, उससे पहले म्यांमार को बेचा, चंद नाइजीरिया को बेचे, और मुझे लगता है कि मुस्तकबिल बहुत रोशन है। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू। बात आईफोन से शुरू हुई थी, इंडिया में आईफोन नहीं बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहते और आईफोन मेकर जारी बात है उनके साथ है, तो उन्होंने कह दिया डायरेक्टली। सो जब कह दिया तो कह दिया, इंडिया वी आर सॉरी, हम नहीं चाहते थे हम नुकसान हो, लेकिन आपने हमें प्रोवोक किया, तो ये हो रहा है। खैर इस क्विक नोट के ऊपर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जुम्मा अच्छे से गुजारिए, दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए, बड़ा सवाब है इसका आज के दिन में, और इंशाल्लाह कल तो नहीं मिलेंगे आपसे, मंडे को मिलेंगे। मुलाकात, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।